नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। ये सामने आपको फलों से लदा बैंगन का पेड़ दिख रहा है और ये बहुत छोटे से कंटेनर में लगा है। तो आप भी उगाना चाहते हैं इसी तरह फलों से लदा हुआ बैंगन, तो फिर वीडियो को अंत तक देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। तो ज़रूरी नहीं कि हम सब्जियां उगाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करें और मार्केट से ग्रो बैग खरीदें। घर के वेस्ट मटेरियल से भी देखिए आप उगाई जा सकती हैं सब्जियां। और मैंने पेडिग्री के बैग में देखिए छोटे छोटे होल कर दिए हैं, और ये होल इसलिए किए हैं ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। हम जब पॉली बैग में प्लांट लगाते हैं तो यही गलती करते हैं कि उसके नीचे तली में तो होल कर देते हैं, लेकिन हम उसके चारों तरफ होल करना भूल जाते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा हमने इस पौधे को कैसे लगाया है, क्या इसकी देखभाल की है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि हम इसे बड़े ग्रो बैग में भी, जो हम रेडीमेड ग्रो बैग लाते हैं, उसमें भी कैसे लगा सकते हैं। और क्यारी में लगाना तो बहुत आसान है ही। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम सब्जियां लें तो हमारा पॉट साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो ये भी छोटा नहीं है, ये 5 किलो वेट का बैग है, हमारा पॉली बैग है। और इसके लिए हमने पहले अलग पॉट तैयार कर ली थी। देखिए, ये हमने गमले में डाल दी। मैं बहुत आसान तरह से सब्जियां उगाती हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। यूँ कुछ लोग पौध उगाने के लिए सीडलिंग ट्रे आती है मार्केट में, उसमें उगाते हैं, मेरे पास भी है। लेकिन जब आपके पास ट्रे ना हो तो आप किसी भी गमले में मिट्टी भर के, खाद वाली मिट्टी भर के और बैंगन के बीज डाल दें और सीडलिंग तैयार हो जाएगी। और जब ये सीडलिंग तैयार हो जाए तब उसे हम जिस पॉट में लगाना चाहते हैं उसमें उतार दें। बस ये ध्यान रखें कि जब भी हम तैयार पौध को पॉट में लगा रहे हैं तो वो शाम का समय हो। और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ दिन के लिए पौधा शॉक में आ जाता है, लेकिन 5 से 6 दिन बाद वो शॉक से बाहर निकल आता है। फिर वो अपनी सारी रूट्स को मिट्टी में सेट कर लेता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ के बाद हम क्या खाद दें, कैसे केयर करें कि हमारी ऐसी लद के सब्जियाँ आएँ। ये देखिए, ये जो छोटा वाला बैंगन है, इसका स्वभाव होता है कि ये गुच्छे में फलता है, पर ये गुच्छे उतने ही बड़े, उतने स्वस्थ फल होंगे जितना कि पौधा स्वस्थ होगा। छोटा सा पौधा है और अभी मई की भीषण गर्मी है, तो मैंने गर्मी से बचाने के लिए क्या ट्रिक्स की हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो जब पौधा आपका 10-15 दिन का हो जाता है, छोटा सा पौधा है, तब हम इसको लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं, जिसे ड्रिंचिंग भी कहते हैं। वो ड्रिंचिंग रूट्स के पास होती है। और जो लिक्विड मैन्योर होती है उसका ख़ास गुण ये होता है कि उसे जैसे ही हम मिट्टी में डालते हैं वो सीधे रूट्स को मिल जाती है, और जल्दी रेडी फूड है एक्चुअली लिक्विड मैन्योर, और जल्दी ही पौधे तक पहुंच जाती है। लेकिन उसकी परेशानी ये भी है कि वो जल्दी ही फिर ख़त्म भी हो जाती है। और जो हम सॉलिड खाद डालते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, तो वो स्लो रिलीज फर्स्ट फर्टिलाइज़र होता है, वो लंबे समय तक चलता है लेकिन थोड़ा देर में पहुंचता है। ये देखिए, एक और बैंगन का पेड़ है, ये ग्रीन ग्रो बैग में लगा है और ये भी बंच में आ रहा है। तो अब चलिए इस पर भी बात करते हैं कि मई की गर्मी में हमारे पौधे स्वस्थ रहें। वो सिर्फ बैंगन की ही बात नहीं, बैंगन हो, मिर्च हो या दूसरे पौधे हों, अधिक गर्मी सभी को नुकसान करती है। एक नुकसान तो ये होता है कि अधिक गर्मी में पॉलिनेशन नहीं हो पाता, तो फूल आते हैं और सूख के झड़ जाते हैं, जो कि आपके कमेंट्स में हर बार आता है कि हमारा बैंगन फल नहीं रहा। तो आप ये छोटे छोटे ट्रिक्स भी अपनाएं। एक तो मैं ये भी कहूँगी कि मैंने इस प्लांट को लगाया था मार्च के आखिरी सप्ताह में, तो अभी अप्रैल मिला और अब आधा मई है, तो मैं कहूँगी इसको हमें 45 डेज में 50 डेज के आसपास हो गए होंगे इसको, और हमें इसमें फ्रूटिंग मिल रही है। तो आप बुआई सही समय से करें। यदि आपने अप्रैल में बोया है और अब आके वो फ्लावरिंग पे आया है, तो उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो फ्रूट को बड़ा कर सके, और ऐसे में ये संभावना बहुत बनती है कि फूल सूख के गिर जाएगा। लेकिन आप चिंता ना करें,
वो बाद में फिर बरसात में यही फ्रूटिंग देगा। और एक खास ट्रिक और है, देखिए आप, कि मैंने गर्मी में सारे पौधों को इकट्ठा एक जगह कर दिया है। मेरे जो ड्रम में फसल लगी है वो भी यहीं रखी है, और ड्रम्स के ही नज़दीक सटा के हमने सारे ग्रो बैग रख दिए हैं। तो जब हम झुंड में एक साथ सारे पौधे रख देते हैं, सबकी नमी इकट्ठी होती है, फिर हम उसे नहलाकर पानी देते हैं, सुबह भी पानी दे रहे हैं, शाम को भी पानी दे रहे हैं, तो वहाँ एक ह्यूमिड वातावरण बनता है और पर्टिकुलर उतने एरिया का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जाता है, जिससे कि पॉलिनेशन में आसानी होती है और फिर हमें फल मिलते हैं। साथ ही आप देखिए, मैंने हर पौधे को मल्च कर रखा है चारों तरफ आसपास। मेरा एक पुराना गद्दा ख़राब हो गया था, तो मेरे पास अच्छी मात्रा में उसका कॉयर है, जिसे मैं बहुत जगह इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने हर गमले में उसको मल्चिंग की तरह किया है। और यदि आपके पास कॉयर नहीं है तो आप सूखे पत्तों से, मूंगफली के छिलकों से, या कुछ नहीं है तो गत्ते के टुकड़ों से भी मल्च कर सकते हैं। और मल्च का फ़ायदा ये होगा कि ऊपर की लेयर जब ढकी रहेगी तो मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी। तो मई जून की भीषण गर्मी में जो तेज़ सूर्य की किरणें आएंगी, वे सीधी मिट्टी पे न जाके उस मल्च पे ऊपर जाएंगी, और धीरे धीरे करके मल्च डिकम्पोज होगा, और वो बाद में मिट्टी में चेंज हो जाएगा, और वो मिट्टी की नमी बनी रहेगी, तो जड़ों को ठंडक मिलेगी। देखिए, मैंने इसमें भी कॉयर लगा रखा है। तो छोटा सा प्लांट है, छोटा सा पॉट है, और पॉली बैग में लगा है, और जबकि धूप में रखा है, लेकिन मैंने कॉयर से ढक रखा है। और इस छोटे पॉट को मैंने बड़े ग्रो बैग्स के बीच में रखा, तो दोनों तरफ से वो कवर है। तो वही बात आ गई कि पौधों को एक साथ रखने से, ग्रुप में रखने से भी एक बड़ा फ़ायदा होता है। फिर हम ग्रीन नेट नहीं लगाएं। मेरे छत के आधे पोर्शन पे मैंने ग्रीन नेट लगाया था, आधे पे नहीं लगाया था। ये मैंने प्रयोग करके देखा था। तो जो ग्रीन नेट के नीचे की सब्जियां हैं वे उतनी स्वस्थ नहीं है जितनी कि नेट के बाहर की। बस नेट के बाहर एक ही परेशानी है कि तेज़ धूप में झुलस न जाए। तो उसके लिए मैंने अभी जो सारे उपाय बताए वो आप करेंगे, जैसे कि मल्च और वाटरिंग का सिस्टम पूरा, और बैग जमाने का तरीका, वो सब कुछ आप फॉलो करेंगे। और सीड सोइंग का टाइम भी बहुत लेट, अभी हम मई में अगर सीड सोइंग कर देंगे तो कितनी गर्मी है, तो पौधा चल नहीं पाएगा। तो ये मैंने मार्च में की थी। फरवरी मार्च में जो सीड सोइंग कर देते हैं वो बिना नेट के भी तेज़ धूप में चल जाती है। अब मैं फिर से बताती हूँ कि मैंने इसकी सीड सोइंग की और मैंने रीप्लांटिंग की 30 से 35 दिन की, जब हमारी सीडलिंग हो गई तब। उसके बाद 15 दिन बाद मैंने ड्रिंचिंग की। ड्रिंचिंग मतलब लिक्विड मैन्योर मैंने दिया। और उसके बाद मैं, अगर मेरा पॉट छोटा है और उसमें सॉलिड खाद डालने की जगह नहीं है, तो मैं उसमें बार बार हर हफ्ते 10 दिन में लिक्विड मैन्योर देती रहती हूँ। अगर आपके पास है सुविधा, जगह है पॉट में, तो आप बीच में सॉलिड खाद भी, यानी कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट जो भी हो, वो गमले की बाउंड्री पर थोड़ा 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 ज़रूर डालते रहें। इसके अलावा जब फ्रूटिंग ये हो रही है, जैसे मैं इसकी कल हार्वेस्टिंग कर लूँगी, तो पूरी हार्वेस्टिंग करने के बाद मैं गमले में ऊपर की 2 इंच की मिट्टी निकालूंगी, अलग प्लेट में रख लूँगी। फिर उसमें अच्छा आधा किलो के आसपास गोबर का खाद भरूंगी, और उस मिट्टी को जो मैंने निकाली थी वो फिर से इस गोबर खाद के ऊपर डाल दूंगी। तो गोबर खाद नीचे चला जाएगा रूट्स के पास, और ऊपर से मिट्टी से कवर हो जाएगा। फिर जब पानी डालूंगी तो वही गोबर का खाद धीरे धीरे घुलकर पौधे को ऊर्जा देगा, और पौधा फिर से, क्योंकि फ्रूटिंग के बाद पौधा बेजान हो जाता है, उसको रीग्रोथ के लिए ये गोबर की खाद चाहिए। तो जो केयर होती है, हमने सिर्फ पौधा लगा देना ही नहीं होता। जब हम मिट्टी बना रहे हैं तब हम ध्यान रखें, इसकी जो मैंने मिट्टी शुरू में बनाई थी उसमें 50% गोबर की खाद थी। तो मिट्टी बनाते समय भी मैंने 50% गोबर की खाद ली है। बाद में मैंने लिक्विड मैन्योर की ड्रिंचिंग दी है। लिक्विड मैन्योर इसको सरसों की खली गला के भी बनता है, और
गोबर की खाद को पानी में डाल के और 3-4 दिन रख देते हैं। खाद नहीं हो तो कंडा या उपला जो भी हो उसे पानी में गला देते हैं और 3-4 दिन गला रहने के बाद हम उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। तो आपके पास जो व्यवस्था हो, जैसी व्यवस्था हो, वो आप यूज़ करें। सरसों की खली गर्मी में ज़रा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि वो तासीर में गर्म होती है। 3 मंजिल की छत, इतना ज़्यादा तापमान, और अगर उसके बाद अगर सरसों की खली दे नहीं है तो बहुत पतला करके, बहुत लेस क्वांटिटी में, वरना आप सरसों की खली भी गर्मी में ना दें, गोबर को घोल के या कंडे का पानी आप दें तो आपका चलेगा। आप दवाई की ओर बात कर लेते हैं। तो दवाई के नाम पर मैंने इसमें बस नीम ऑयल स्प्रे किया है और हमेशा पाइप से मैं इसके पत्ते धो देती हूँ। अगर आप बौछार डाल के स्प्रे करके पानी डालेंगे, पत्ते रोज़ धुलते रहेंगे, तो आधे कीट पतंगे, उनके अंडे तो मर जाते हैं, रोग लगने की संभावना कम होती है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।